स्टोरीज। राक्षस और कमजोर लड़का। कौशलपुर गांव के जंगल के एक गुफा में अताती नाम का एक भयंकर राक्षस रहा करता था। वो काफी हिंसक और भुक्खड़ था। उसे जब मर्जी होती गांव से किसी को उठा लेता और गुफा में ले जाकर मार कर खा जाता। गांव के सभी लोग उस राक्षस के आतंक से परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस राक्षस के आतंक से अपने को कैसे बचाया जाए। गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों के साथ एक मुलाकात की। मुखिया जी, राक्षस हमारे गांव से किसी को जब मर्जी तब उठाकर अपना भोजन बना लेता है, जिस कारण हम लोग दहशत में जी रहे हैं। हम सब क्या करें? हाँ, ये तो हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। हम सब अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जा भी नहीं सकते। सब कुछ हमारा यहीं पर है। इसी गांव में सदियों से रहते हुए आ रहे हैं। पता नहीं ये राक्षस कहां से आ गया है। मरना तो है ही हम सबको एक दिन, लेकिन मरने की प्रक्रिया को थोड़ा सरल कर लेते हैं। हम सब राक्षस के पास चलते हैं और राक्षस से बात करते हैं। सभी गांव वाले राक्षस की गुफा की ओर चलते हैं। गांव वाले राक्षस की गुफा के पास पहुंचकर राक्षस को आवाज लगाते हैं। हे राक्षस महाराज, हम सब गांव वाले आपसे बात करने के लिए आए हैं। कृपया आप गुफा से बाहर आएं और हमसे बात करने का कष्ट करें। राक्षस गुफा से बाहर आता है और ढेर सारे लोगों को एक साथ देखकर क्रोधित हो जाता है और गुस्से से कहता है, तुम लोग मेरे से लड़ने के लिए आए हो क्या? रुको, तुम सबको मारकर खा जाता हूँ। नहीं नहीं अताती राक्षस राज, हम सब आपसे अपना जीवन बचाने के लिए आपसे विनती करने आए हैं। आप जब मर्जी तब हमारे गांव में किसी आदमी को उठा लेते हैं, जिस कारण गांव में दहशत फैल गई है। हम सब भय मुक्त होकर जीना चाहते हैं, इसीलिए आपसे फरियाद करने आए हैं कि आप हम लोगों को ऐसे ना उठाया कीजिए। हम खुद ही हफ्ते में एक एक आदमी को आपके पास छोड़ आएंगे। आपका भी भोजन हो जाएगा और हम सब भी अपनी जिंदगी थोड़ा थोड़ा करके इस गांव में जी लेंगे। राक्षस गांव वालों के इस प्रस्ताव को मान लेता है। ठीक है, हमें ये प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन अगर समय पर हफ्ते के अंतिम दिन में भोजन के लिए आदमी नहीं आया तो फिर यह प्रस्ताव का उल्लंघन माना जाएगा और फिर मैं इस गांव में फिर से कहर मचा दूंगा। हमें मंजूर है। उसके बाद राक्षस अपनी गुफा में चला जाता है। राक्षस भी अब अपनी गुफा में आराम से रहने लगता है। उसे हफ्ते के अंत में एक मनुष्य भोजन के रूप में मिल जाता है और गांव वाले भी खुशी पूर्वक गाँव में रहने लगते हैं। इसी कुशलपुर गांव में बबलू नाम का एक आलसी, कमजोर और शातिर दिमाग वाला मरियल सा लड़का रहता है। उसकी बूढ़ी माँ उसके आदत से परेशान रहती है। एक दिन वो सूरज उगने के बाद तक बिस्तर पर सोया हुआ रहता है। उसकी माँ आकर उसको नींद से जगाती है। बेटा, इतनी देर तक सोए रहोगे तो जिंदगी में तरक्की कैसे करोगे? जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। बबलू बिस्तर से उठते ही अपनी माँ से कहता है, माँ, मेहनत सिर्फ मजदूर लोग करते हैं, मालिक नहीं। अब मजदूर सिर्फ घर चला सकता है, वो राजा नहीं बन सकता। गधा दिन में 18 घंटे सिर्फ मेहनत करता है और शेर सिर्फ 6 घंटे। गधा कभी शेर नहीं बन सकता। तेरा बेटा शेर है, शेर। एक दिन पूरे गांव वाले तेरे बेटे को पूजेंगे, देख लेना माँ। भगवान करे तू बहुत तरक्की करे। फिर वो रसोई घर की तरफ चली जाती है और लड़का उठता है और घर से बाहर निकलता है। वो आम के बागीचे के पास आता है जहाँ उसके 4 दोस्त पहले से ही मौजूद होते हैं। अरे दोस्त, आम खाना है क्या? खा लेंगे, इसमें चिंता करने की कौन सी बात है। अरे कैसे खाएंगे? बागीचे में चारों तरफ से बेड़ा लगा हुआ है। बागीचे के अंदर सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमें आम चुराने के जुर्म में डंडे से मार मार कर हमारे शरीर का कचूमर निकाल देंगे। अरे हम बिना बगीचे में घुसे हुए ही आम खा सकते हैं।
आम खाने के लिए ताकत की नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है बस। बबलू वहाँ पास पड़े पत्थर के ढेले को आम के पेड़ पर बैठे बंदर पर मारता है। बंदर को चोट लगती है, बंदर को गुस्सा आता है और वो पत्थर का जवाब बबलू को देने के लिए वो आम को तोड़कर बबलू के ऊपर फेंकता है। इस तरह बबलू और उसके दोस्तों के पास ढेर सारे आम जमा हो जाते हैं। बबलू और उसके दोस्त इतने सारे आम देखकर खुश हो जाते हैं। यार बबलू, अरे तेरा दिमाग तो काफी तेज चलता है यार। देखा, मैंने कहा था ना, आम खाने के लिए ताकत की नहीं, बस दिमाग चलाने की जरूरत होती है, हा? सारे दोस्त नीचे बैठकर आम खाते हैं। आम खाने के बाद बबलू अपने घर की ओर बढ़ता है। रात को बबलू अपने घर के अंदर आता है और बिस्तर पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह सारे गांव वालों सहित मुखिया भी उसके घर के पास आकर जमा हो जाते हैं। मुखिया बबलू को आवाज लगाता है, अरे बबलू, घर के बाहर आओ। सोते हुए बबलू के कान में गांव के मुखिया की आवाज सुनाई देती है, अरे बबलू, जल्दी से बाहर आ जाओ, आज तुम्हारा नंबर है, तुम्हें जाना है राक्षस के पास। बबलू बिस्तर छोड़कर घर से बाहर आता है। बबलू गांव वाले और मुखिया को देखकर कहता है, ठीक है, राक्षस के पास ही जाना है ना, आराम से जाते हैं, इतनी सुबह भी क्या जाना है? नहीं नहीं बेटा, तुम्हें दोपहर के भोजन के समय वहाँ पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो राक्षस भूख से बेहाल क्रोधित होकर पूरे गांव के लोगों पर कहर मचा देगा। तभी बबलू की माँ रोती हुई घर से बाहर आती है और मुखिया से अनुरोध करती है, मुखिया जी, आप मेरे बेटे को राक्षस के पास मत भेजिए, इसके बदले में मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं बहन जी, नियम के अनुसार जिसका नंबर आएगा वही जाएगा। बबलू अपनी माँ से कहता है, ओ माँ, चिंता क्यों करती हो? जिसकी जिंदगी में जितना लिखा होता है वो उतना ही जीता है। मेरी चिंता मत करो, रोज की तरह रात को मेरे लिए खाना बनाकर रखना, मैं आ जाऊंगा खाना खाने। बबलू अपनी माँ को गले लगा लेता है और राक्षस की गुफा की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी माँ दहाड़े मारकर रोने लगती है, मेरा बेटा, पता नहीं राक्षस मेरे बेटे के साथ क्या सुलूक करेगा, कोई तो मेरे बेटे को बचाओ, अब मैं अपने बेटे के बगैर कैसे जीऊंगी। मुखिया बबलू के हाथ में मदिरा की एक बोतल देता है और दूसरे हाथ में एक झोला देता है जिसमें सेब और आम होते हैं। ये आम उस बगीचे के थे जिस बगीचे के कल उसने आम खाए थे। बबलू झोला और मदिरा की बोतल लेकर राक्षस का भोजन बनने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। काफी देर चलने के बाद वो थक जाता है और पास ही एक पुराना कुआं देखकर अपनी प्यास मिटाने के लिए रुक जाता है। वो कुएं के पास पड़ी हुई बाल्टी को कुएं में फेंककर कुएं से पानी निकालता है, बैठकर प्यास बुझाता है, फिर वो झोले में हाथ डालकर सेब निकालकर उसे खाता है। फिर उसकी नजर आम पर पड़ती है। वो आम देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, ये स्वादिष्ट आम को मेरे रहते हुए राक्षस खाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। जब मरना ही है तो सारे फल खा ही लेता हूँ। फिर वो सारे आम खा जाता है। फिर उसकी नजर बोतल में पड़ी मदिरा पर पड़ती है। बबलू मदिरा देखकर नाक भौं सिकोड़ता है। छी 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 छी, मदिरा? बिल्कुल नहीं, ये मदिरा तो राक्षस को ही पिलाऊंगा। फिर बबलू को नींद आने लगती है और वो वहीं जमीन पर झोले को सिरहाने करके सो जाता है। काफी देर सोने के बाद उठता है और अपना चेहरा धोने के लिए बाल्टी को कुएं में डालता है तो पानी में उसे अपना प्रतिबिंब दिखता है। वो कुएं के पानी में अपना चेहरा राक्षस जैसा बनाकर चिल्लाता है। तभी उसके दिमाग में खुराफात घूमने लगती है। वो एक नजर शराब की बोतल को देखता है और फिर वो वहीं पास पड़े धतूरे के पौधे को देखता है। अब उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो धतूरे के पौधे के पास जाता है और धतूरे को तोड़कर शराब की बोतल में मिला देता है।
अब मजा आएगा राक्षस राजा। शिकार कौन बनता है, बबलू या राक्षस? अब वो शराब की बोतल को लेकर राक्षस की गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। वो राक्षस की गुफा के पास पहुंचता है और राक्षस को आवाज लगाता है, राक्षस महाराज, गुफा से बाहर आइए, मैं आपके भोजन के लिए आया हूँ। राक्षस क्रोधित होकर गुफा से बाहर आता है और उस पर अपना गुस्सा निकालता है। मूर्ख बालक, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें समय पर आना चाहिए। तूने आने में इतनी देर कर दी और मेरे लिए तूने फल भी नहीं लाए। मैं तुझे मार मार के भरता बना दूंगा, फिर तुझे खाऊंगा और साथ ही साथ अब पूरे गांव के लोगों पर कहर बरसाऊंगा और ये सब सिर्फ तुम्हारी गलती का नतीजा होगा। बबलू डर से कांपने लगता है। राक्षस महाराज, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं क्या करता, रास्ते में एक आपसे भी बड़ा राक्षस मिल गया। उसने मुझे पकड़ लिया और आपका सारा फल खा लिया और फिर मुझे भी खाने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं अताती राजा का भोजन हूँ और ये शराब और ये फल उन्हीं के लिए ले जा रहा हूँ। वो गुस्सा हो गया और बोला, अताती तो कायर और डरपोक है, मेरे सामने उसकी कोई औकात ही नहीं है। वो मुझे खाने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि अगर आपको मुझे खाना है तो पहले आप अताती राक्षस महाराज से लड़ाई करो, फिर जो जीतेगा मैं उसका निवाला बनूंगा। फिर वो मुझे उसकी बात बताने के लिए आपके पास छोड़ दिया। किसी तरह मैं आपके लिए शराब बचा कर लाया हूँ। अब आप ये शराब पी लीजिए और मुझे भोजन के रूप में ग्रहण कर लीजिए। उस राक्षस की बात पर ध्यान मत दीजिए जिसने आपको कायर और डरपोक कहा है। ठीक है महाराज? अताती राक्षस को बबलू के द्वारा अपने आप को कायर और डरपोक कहे जाने पर बहुत जोर का गुस्सा आता है। वो बबलू के हाथ से शराब की बोतल को छीन लेता है और एक ही सांस में गटक जाता है और गुस्से से बबलू से कहता है, पहले उस राक्षस को मारूंगा, फिर तुझे भोजन के रूप में ग्रहण करूंगा। चलो, मुझे उस राक्षस के पास ले चलो। जी चलिए चलिए राक्षस महाराज, चलिए। बबलू और राक्षस दोनों कुएं की ओर बढ़ते हैं। बबलू के पीछे पीछे राक्षस कुएं के पास पहुंचता है। राक्षस गुस्से में बबलू से पूछता है, वो डरपोक राक्षस कहाँ है? बबलू कुएं की तरफ इशारा करता है। महाराज, इस कुएं में। राक्षस गुस्से में कुएं की तरफ बढ़ता है और कुएं के पास पहुंचकर कुएं में झांकता है तो उसे कुएं के पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। वो अपने प्रतिबिंब को दूसरा राक्षस समझता है। वो प्रतिबिंब राक्षस पर गुर्राता है। प्रतिबिंब भी राक्षस पर गुर्राता है। राक्षस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तेजी से कुएं में छलांग लगा देता है। राक्षस को कुएं में पानी में गिरने के बाद एहसास होता है कि कुएं के अंदर कोई राक्षस नहीं है। वो बबलू पर गुस्सा करता है। तुमने मुझे मूर्ख बनाया, मूर्ख बालक। मुझे कुएं के बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बबलू हंसता है। पागल हो क्या? जो तुम्हें कुएं से बाहर निकालूंगा? अब तुम कुएं में ही मरो, मूर्ख राक्षस। मुझे कुएं से बाहर निकालो। बबलू कुएं के पास पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर उठाकर कुएं में फेंक देता है और राक्षस को उसी में दबा देता है। राक्षस चिल्लाता है, अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ। राक्षस बबलू के द्वारा फेंके गए पत्थर की चोट से मर जाता है। फिर बबलू अपने गांव की ओर रवाना होता है। वो अपने घर के पास पहुंचता है जहां घर के दालान पर बैठी माँ रो रही है। वो अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ! माँ अपने बेटे की आवाज सुनकर उठती है और अपने बेटे को जिंदा देखकर उसे गले लगा लेती है। माँ, मैंने तो तुझे कहा था ना, मेरे लिए रात का खाना बना कर रखना। रात का खाना कभी तेरे बगैर कभी खाया है क्या मैंने?
माँ अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है और उसकी आँखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। मोरल: विपत्ति कितनी भी आ जाए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आगे किस तरह की स्टोरी देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें